क्वेरीज आ रही हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। देखिए, पिछली चर्चा में मैंने बात किया था आप लोगों से, तो कई लोगों ने बहुब्रीहि समाज के प्रकार के बारे में पूछा था। मुझे लगता है कि मैंने किसी परीक्षा में अभी तक नहीं देखा है कि बहुब्रीहि समाज के प्रकार पूछे जाएं। मैं जरा उसको समाप्त कर लूं, फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है, लेकिन चूंकि अब बात बढ़ी है तो दूर तक जानी चाहिए, इसलिए मैं बहुब्रीहि समाज के प्रकार के बारे में आप लोगों को थोड़ी सी बता देता हूँ। ठीक है, बहुब्रीहि समाज सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? जी सर। अगर सुन पा रहे हैं तो हाँ जरूर बोलिएगा। थोड़ी सी आदत है हमारी कि नानी की कहानी में जैसे हाँ बोलते हैं ना, तो वैसे मैं भी चाहता हूँ कि लोग नानी की कहानी समझ के और जो मैं बताऊं उसमें हाँ कर दें कि हाँ सुन रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं वार्ता शुरू करता हूँ। देखिए, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि बहुब्रीहि समाज 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के? नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए आप लोग। एकदम आसान है। देखिए, पहले मैंने आपको बताया बहुब्रीहि समाज का मतलब होता है कि समाज जो शब्द है, दो शब्द आपस में मिलते हैं और आपस में मिल करके वे शब्द एक नए शब्द को जन्म देते हैं। ठीक है, नए शब्द को कैसे जन्म देते हैं मैंने बताया कि लंबोदर अगर शब्द हम बोले तो लंबोदर का मतलब होता है जिसका पेट लंबा हो, और पेट लंबा हो तो हम जानते हैं कि हर मोटे व्यक्ति को हम लंबोदर नहीं कर सकते। लंबोदर मतलब हमारे मन में भगवान श्री गणेश का ही नाम आता है। ठीक है, यहां तक मैं समझा पाया आप लोगों को? जी सर। हाँ ठीक है। तो बहुब्रीहि समास मतलब इसमें दो पद होते हैं। मैंने आपको बताया ना कि कोई भी समास अगर हम लेते हैं तो बिना दो पद के समास अधूरा है। ठीक है, जैसे आप कहें कि बिना नमक के कोई सब्जी बन जाए तो बन सकती है क्या? नहीं ना। नहीं जैसे नहीं मान नहीं। लीजिए मैं अगर नहीं। कहूं लंबोदर, मैं टाइप करता हूं, देखिए लंबोदर अगर मैं लिखता हूं तो इसका अगर हम विच्छेद करें या इसका विग्रह करें, सामासिक विग्रह, तो इसमें आएगा लंबा है उदर जिसका। यही आता है ना? क्या आता है बताइए, या कुछ और आता है? अच्छा। जी सर, लंबा लंबा है है यही उधर होता है। जिसका। उदर जिसका। उदार हो गया है, अभी मैं उसको ठीक करता हूं। लंबा है उदर जिसका, अर्थात जिसका पेट लंबा है। मतलब दो शब्द मिले हैं अलग अलग, लेकिन वे एक नया अर्थ देते हैं। इसका मतलब है यह लंबोदर हो जाता है। ठीक है, तो जो भी होगा इसके रूप में सारे के सारे, जैसे मान लीजिए अगर कोई अंग्रेज है तो उसके बच्चे क्या हिंदुस्तानी हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। नो। अंग्रेज के बच्चों को हम अंग्रेज ही कहेंगे। ठीक है, उसी तरह से ये जो बच्चे मान सकते हैं इसके रूप, तो इसके रूप में सबसे पहला आता है समानाधिकरण बहुब्रीहि समास। देख पा रहे होंगे आप लोग स्क्रीन पर, जी समानाधिकरण सर। बहुब्रीहि समास। इसका मतलब जो कारक है, कारक चिन्ह, समानाधिकरण कारक चिन्ह क्या होता है बताइए? समानाधिकरण आप सर लोगों को में नहीं और पता है? पर, अधिकरण में पर। सर समानाधिकरण में अव्यय और पर होता होता है। है। सर समानाधिकरण समाना अव्यय भी होता है। अव्यय भी होता है समानाधिकरण। ये आप कारक चिन्ह में नहीं आता है, अधिकरण आता है। क्या आता है कारक अधिकरण चिन्ह आता में? है सर। अधिकरण आता है ना। तो यहाँ समान अधिकरण बता रहा है। ठीक है, देखिए इसमें इन्होंने उदाहरण दिया है कि सभी शब्द कर्ता कारक की विभक्ति के होते हैं। मतलब इसमें जो शब्द होगा कर्ता और कारक, अर्थात इसमें दो शब्द होंगे, एक कर्ता और एक कारक होगा। और कर्ता और कारक के बीच जो विभक्ति चिन्ह होती है, क्या क्या विभक्ति चिन्ह होते हैं कर्ता और कारक के बीच? कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये सारे विभक्ति इसमें पाए जा सकते हैं। ठीक है, इसका आप कीवर्ड लिख सकते हैं कि सभी शब्द कर्ता और कारक की विभक्ति के होते हैं। लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। लिख लिया आपने? जी अब सर। कौन कौन सी विभक्तियां होती हैं इसमें? कर्म की विभक्ति होगी, कर्म के अलावा करण भी हो सकता है, संप्रदान भी हो सकता है, अपादान भी हो सकता है, संबंध भी हो सकता है और अधिकरण भी हो सकता है। अब जरा हम इसे देखेंगे कि कैसे बनेगा। सर ये समझ में जैसे एक नहीं आ रहा है उदाहरण, सर। हेलो। नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, दूसरे ढंग से समझाता हूं। ये जो समानाधिकरण है, समानाधिकरण में कर्म,
करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, ये चारों कारक चिन्ह मिले हो सकते हैं। ठीक है, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। कर्म कारक क्या होता है बताएंगे आप मुझे? कर्म कारक का उदाहरण कोई बताया अपने से? राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, मतलब कर्ता और कर्म के बीच संबंध बताता है। हाँ या ना? को की भी विभक्ति आएगी जी। को, ठीक है। और करण क्या होता है? मेरे करण अर्जुन आएंगे, वहां से नहीं मैंने सर, से उदाहरण और दिया के द्वारा। से, के, जी सर, के द्वारा। हेलो हेलो सर आपकी आवाज चली गई। नेटवर्क इशू है शायद। मेरी आवाज भी आ रही है? माइक म्यूट हो गया। जी सर, अब आ माइक रही म्यूट हो गया। सर अभी आ रही हो गया जस्ट। हाँ वो वाला फेंक भी दूसरा पीबी पानी में कौन दो एमे बाव लेगी तो ले लो डाल। तुम्हारा आपका हेलो, अभी आ रही है? है। हेलो, माइक अभी म्यूट आ रही है कीजिए मेरी प्लीज। आवाज? जी सर, जी जी सर आ रही जी है सर, सर। आपकी आवाज आ रही है। हाँ, बस 2 मिनट रुकिए। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, लोग लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, और ज्वाइन कर रहे हैं तो फोन भी कर दे रहे हैं कि हम ज्वाइन हो रहे हैं, वो ज्वाइन कराइए। ठीक है, अभी मुझे लगता है सुन पा रहे हैं। सर एक डाउट है एक्चुअली। जी सर। होल्ड ऑन, अभी मेरा ही डाउट क्लियर नहीं हो पाया तो आप लोगों का डाउट कैसे कर पाऊंगा? मेरा जो संदेह है, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग, हाँ या ना? हाँ जी सर। जी सर जी सुन सर। पा रहे हैं। किसको डाउट हो रहा है बताइए? अपनी डाउट आप लोग कर लें, फिर मैं आगे चर्चा करूंगा। बताइए क्या डाउट है आपको, शंका क्या है? सर डाउट ये है कि जैसे आपने बोला कि राम ने रावण को मारा, तो इसमें जी। एक तो ने वाला जो वो आ रहा है, क्या बोलते कारक आ रहा है, ने, और ने को कौन सा वाला कारक जो है? कारक आ रहा है। ने और को कौन सा कारक है? ने कौन सा कारक है बताइए? कर्ता ने करण को, कर्ता ने कर्ता कर्म और को। हाँ देखिए ऐसा ही होता है, मैं एक आसान सा सूत्र बताता हूँ। राम ने रावण को सीता के लिए तीर से मारा, ये सूत्र याद रखिए। राम ने रावण को सीता के लिए तीर से मारा। लिख लिया आप लोगों ने? जिन्होंने लिखा है वो तो उनको पता है, जो नहीं लिख पाए हैं वो लिख लें इसको। लिख लिया? आगे बढ़े अवंतिका। अब कर्ता ने, सर मतलब कर्ता में नहीं लगा होता है। हाँ रिपीट बोलिए। कीजिए सर। मैंने कहा राम ने रावण को, रिपीट कीजिए सर प्लीज। हाँ बोल रहा हूं मैं, सुनिए। राम ने रावण को सीता के लिए तीर से मारा। अजय जी स्पीकर ऑफ करें। लिखिए आप लोगों ने, राम ने रावण को जी सर। सीता के लिए तीर से मारा। यहां तक स्पष्ट है? अब देखिए इसमें क्या होता है, कर्ता ने। अब लिखते चलिए फिर से, कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, उसके बाद फिर संप्रदान अपादान, ये सीरीज में चलता जाएगा। ये मैंने आपको कारक चिन्ह में बताया था। तो सबसे आसान तरीका है इस तरह से, राम ने रावण को, ये सूत्र लगा लेंगे तो आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहां कह रहा है कि कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, ये सारे कारक इसमें पाए जाते हैं, वह समानाधिकरण में होता है। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले तो बहुब्रीहि समास का आपको यह स्पष्ट है ना कि 2 शब्द मिलकर के तीसरा नया शब्द बनाते हैं। यह स्पष्ट है हाँ या ना? यस सर। यस सर। जी सर। जी सर। हाँ, अब इसके अलग अलग जो रूप बनते जा रहे हैं, सबसे पहले मैं उदाहरण से समझाता हूँ। जितेंद्रिय, देख पा रहे हैं आप लोग या थोड़ा और बड़ा करूं? शब्द देख पा रहे हैं? दिख रहा है। नहीं सर, ठीक है सर। जी सर। ठीक है सर। देखिए ठीक है, मैंने बड़ा कर दिया। वाली लाइन ऊपर बोल दीजिए, ये क्या कर्ता करें? ने कर्म को वाली।
कर्ता ने कर्म को वाली में, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। फिर अपादान संप्रदान ये अपना सीरीज में चलता रहेगा, ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। अगर नहीं समझ में आए तो मैं इसका नोट्स आपको फिर भेज दूंगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, नहीं तो फिर पीछे ही रह जाएंगे। देखिए सबसे पहला मैं उदाहरण देता हूँ जितेंद्रिय। जितेंद्रिय का अगर आप विग्रह करेंगे तो जीती गई है इंद्रियां जिसके द्वारा। ये जो जिसके द्वारा कौन सा कारक आएगा, मतलब साधन बना है, किस कारक में आएगा? करण में। करण में, ठीक है। अगला लेते हैं दत्त भोजन। दत्त भोजन का मतलब है दत्त है भोजन जिसके लिए, ठीक है। ये जो शब्द है दत्त है भोजन जिसके लिए, उसी भोजन का अर्थ कुछ और आएगा। जितेंद्रिय कौन है? जितेंद्रिय किसे कहा जाता है? अगर आप उदाहरण ले तो बताइए, कुछ तो बताइए। कलह प्रिय, चलिए अगला उदाहरण लेते हैं। कलह प्रिय, कलह प्रिय मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे कलह प्रिय हो, झगड़ा जो ज्यादा करता हो, ठीक है। फिर आता है दत्त धन, दिया गया है धन, दत्त धन दहेज वगैरह में भी इसका प्रयोग हो जाता है, ठीक है। ये जो उदाहरण मैं दे रहा हूं ये सब किसमें आते हैं? समानाधिकरण में आते हैं। और अगर आपको समानाधिकरण का उदाहरण याद हो, याद है किसी को समानाधिकरण मैंने बताया था, हाँ या ना? मुझे लग रहा है नहीं सर, ये चीज आप लोगों को, तो फिर मुझे फिर से एक बार समानाधिकरण और क्रिया पे जाना पड़ेगा। ये चैप्टर मैं यहाँ छोड़ता हूँ, दूसरे दिन इस पर चर्चा करूंगा मैं, ठीक है। क्योंकि मुझे फिर से एक बार कारक चिन्हों की चर्चा करते हुए फिर इस पर चर्चा करना होगा। इसको मैं ड्रॉप करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट चर्चा में इस पर करेंगे हम। दूसरी चर्चा पे आते हैं, क्योंकि जब तक वो तीन चीजें आपकी स्पष्ट नहीं हो जाती हैं, अधिकरण, व्यधिकरण, समानाधिकरण, ये तीन तक मैं आपको स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा, तब तक इसमें हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। मैं दूसरी चर्चा पे चलता हूँ। इसके बारे में मैं कल वाली चर्चा में बात करूंगा, समानाधिकरण, व्यधिकरण और कारक चिन्हों के साथ। तब मैं बहुब्रीहि के इन रूपों के बारे में बताऊंगा, ठीक है। कोई संदेह हो तो बताएं, या अगर मेरी बात से सहमत ना हो तो बताएं। नहीं सर, जरूरी है, सही बोल रहे हैं आप। बिल्कुल, क्या बोल रहे हैं? एग्जाम के लिए कौन कुछ बोल रहा था? किसने कहा? सर बोल रहे थे कि एग्जाम में बहुगुणी का जो पार्ट्स है उसके बारे में नहीं आता है। मुझे भी पता है, लेकिन पिछली बार 3-4 लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, नहीं नहीं मुझे बताइए। तो इसलिए मुझे, क्योंकि मैं जो है प्रिसाइज तरीके से मैंने जो बताया है ना, उसके अतिरिक्त मैंने नहीं देखा अभी तक। लेकिन कुछ लोगों ने कहीं पढ़ा होगा, संशय आया होगा, तो डाउट लेके नहीं जाना है। युद्ध लड़ने जाना है तो तलवार, तीर, कृपाण सब लेके जाना है। तो मैं फिर कारक चिन्ह पे चर्चा करते हुए कल इस पर आऊंगा। हम आगे बात करते हैं, आज अलंकार के बारे में बात करेंगे। मैंने जो आपको व्हाट्सएप किया था आप वो भी बता दीजिए। क्या किया था आपने? सर मैंने आपको हाँ किया, वो तो बताइए आप। करके अरे बता मुझे दीजिए। याद नहीं, आप बताइए। नहीं नहीं, आपको याद नहीं आपने क्या किया था? व्हाट्सएप में खोल के क्वेश्चन पढ़ के बता रही मैं आपको। तो याद रहना चाहिए, प्रश्न पूछती हैं तो याद रखना चाहिए मैडम। आपने मुझसे पूछा था, 2 फोटो भेजा था, उसमें आपने मुझसे शायद पूछा था कि उच्चारण स्थल कौन सा है, किस शब्द का या किस अक्षर का? सर अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? स्वर व्यंजन पे मैं एक अलग से फिर शॉर्टकट आपको बता दूंगा। अभी जिस पे चर्चा कर रहे हैं वो कर लें या पीछे चलें? क्या मतामत है आप लोगों का? मेरे अनुसार चल लीजिए आप लोग, फिर मैं रिपीट कर दूंगा आपको, 2-3 दिन बीच में कर दूंगा, नहीं तो छूट जाएंगे हम लोग जो जानना या बताना चाह रहे हैं। सहमत है या नहीं है? अलंकार पे ही चर्चा। हाँ, अलंकार पे ही बात हो, क्योंकि देखिए जो चीज नहीं पढ़े वो पढ़ लेते हैं, फिर वो तो छोटा छोटा क्लिप से मैं आपको दे दूंगा। चलिए अलंकार की अगर हम बात करें तो अलंकार में सबसे बड़ी बात होती है कि अलंकार का मतलब होता है गहना। तो अलंकार भी एक तरह से वाक्य का या शब्द का गहना होता है, ठीक है। अलंकार हम पढ़ना शुरू करें इसके पहले 2-3 चीज हमें जान लेना जरूरी है। अलंकार में सबसे पहले एक आता है उपमा। मेरे साथ अभी साउथ इंडियन मित्र लोग भी हैं, वो ये ना समझे खाने की बात मैं कर रहा हूँ।
ठीक है, उपमा डिश। गुड ठीक इवनिंग है, सर। ये ना सोचेंगे। जी गुड इवनिंग, बात सुनते रहे। तो वो ये ना सोचें कि उपमा मतलब मैं खाने की डिश की बात कर रहा हूँ, खाने का समय हो रहा है। उपमा का मतलब होता है उपाधि दी जाती है। उपाधि से समझ पाएंगे, जैसे मान लीजिए चंद्र जैसा, चांद जैसा मैं कहूं, चांद जैसा एक शब्द मैं अगर दूं तो ये उपाधि आप उपमा मान सकते हैं। ठीक है, हैं? क्या करेंगे? जिसकी विशेषता है, जिसकी विशेषता की जा विशेषता ये बदल दी जाती है। हाँ, जैसे मेरी 2 बेटियां हैं, तो मैं छोटी बेटी को बोलता हूँ कि तुम तो आज बड़ी बेटी जैसी लग रही हो, मतलब उसका नाम लेकर के कि तुम तो उसी के जैसे सारी हरकतें करने लगी। मतलब ये है कि मैं छोटी बेटी को उसकी उपमा देता हूँ। कुछ लोग खराब की उपमा देते हैं, कुछ अच्छे की देते हैं। ठीक है, तो ये उपमा शब्द आप समझ लीजिएगा, पूरे अलंकार में आपको उपमा और उपमान 2 शब्द पढ़ना पड़ेगा, या फिर उपमेय और उपमान। ये जो उपमा है इसको लोग उपमेय भी बोलते हैं। ठीक है, और उपमान होता है, ये 2 शब्द होते हैं, तो इसको आप लोग पहले से जान लें। क्या है बता पाएंगे आप लोग? सर वो क्या बोलेंगे सर, चंद जैसा, ऊपर चांद जैसा। चांद जैसा, मैंने एक उदाहरण दिया था ना, आपको चांद की उपमा दे रहा हूँ कि आपका चेहरा तो चांद जैसा चमक रहा है। सर ये तो सर ठीक है, लेकिन अतिशयोक्ति में चला जाता है। हम तो आपको वो बोल ही नहीं रहे ना, अभी अलंकार पे नहीं घुसे। अच्छा मैं बोला 2 अच्छा शब्दों पे हम लोग विशेष रूप से चर्चा करते हैं, उपमान और अच्छा उपमेय। नहीं, ठीक है, ठीक सर। उपमा या जैसे उपमान और उपमेय में उपमा, उपमेय, उपमान, ये 3 शब्द मान के चलिए। तो उपमा जो होता है वो आप समझ गए कि हमको फलाने की उपमा दी जा रही है। आपको बोलूं अरे आप तो महात्मा गांधी लग रहे हैं, तो आपको महात्मा गांधी की उपमा दे रहे हैं, इसी को कुछ लोग उपमान कहते हैं। हाँ, और उपमेय मतलब जिसको उदाहरण दिया जाता है, जिसका, जिसके बारे में कहा जाए। जैसे मैं कहूँ मिठू जी तो आज ईद के चांद हो गए हैं, तो ये उपमा और उपमेय ये आपका आता रहेगा, इसका ध्यान देंगे। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट अगर, है ना। उपमेय मतलब जिसको ही उपाधि दी जा रही है। जैसे मान लीजिए मैं आपको ही कहूँ कि अरे आप तो मेरी छोटी बेटी जैसी दिख रही हैं, या आपकी मम्मी आपको कहे कि मेरी चांद सी बिटिया, चांद सर सी तुलना मतलब करते हैं ना चकाचक, सर। तुलना करते हैं, या फिर आप उसके जैसा बोल देते हैं कि अरे गधे से दिख रहे हो आप तो, या बोल देते जैसे आप अमिताभ बच्चन लग रहे हो। अमित सर, अमिताभ बच्चन लग रहे हैं, बिल्कुल, वो आप जैसे उपमा सर देते हैं तो वो। जैसे सर आप मेरे गुरु तुल्य हैं। हाँ, तुल्य वाली बात अलग हो जाती है। उपमा उपमेय मतलब यही है, अरे आप तो डॉक्टर लग रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 शब्द अलंकार में आता रहेगा, इसको राम रत्न समझ। धन पायो। मैं उस पे आऊंगा, अब ज्यादा क्लिष्ट नहीं करते हैं। अब देखिए, अलंकार पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है अलंकार 2 प्रकार का होता है। एक होता है शब्दों में अलंकार डालते हैं, वह शब्द अलंकार हो जाता है, और दूसरा जो अर्थ देते हैं अलंकार का, तो अर्थालंकार। शब्द और अर्थ से शब्दालंकार और अर्थालंकार। बहुत आसान है, समझ में आ गया होगा, हाँ या ना? जी सर। आगे जी सर। बढ़े। जी हाँ सर। सर। सबसे पहले हम शुरू करेंगे शब्दालंकार पर, तो ये अर्थालंकार में डिलीट कर देता हूं। शब्दालंकार की हम बात करें तो इसमें शब्दों में अलंकार मतलब शब्द ही अलंकार बनते हैं। आपने माला देखा होगा ना, कोई फूलों की माला पहनता है तो गुलाब की माला पहनेगा, कोई पहनेगा चमेली की, कोई बेली की। तो इसके सबसे पहले हम रूप जान लेते हैं। सबसे पहला रूप है अनुप्रास। च्यवनप्राश आप लोगों ने सुना ही होगा बचपन में। अनु जी सर। मतलब होता है, अनु मतलब होता है, अनुप्रास का मतलब दोहराया जाना, मतलब ऐसा अलंकार जिसमें शब्दों को बार बार दोहराया जाए। एक ही शब्द 2 बार आ सकता है, 3 बार आ सकता है। ठीक है, समझ पाए? आगे बढ़ूं? जी सर। हाँ या जी ना? सर। ठीक है, अनुप्रास के बाद अगला आता है यमक। सर एग्जाम्पल भी दीजिए प्लीज। मैं आऊंगा आऊंगा, पहले नाम सुन लीजिए ना, पहले बच्चों के नाम सुन लीजिए, फिर बच्चों के गुण गाऊंगा ना। अनुप्रास, यमक और वक्रोति। वक्रोति वो छोटा हो गया है, ये छूट जा रहा है। ठीक है,
वक्रोक्ति अलंकार, ये 3 तरह के अलंकार इसके अंतर्गत आएंगे जिस पर हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से? अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति और चौथा श्लेष अलंकार आएगा इसमें, श्लेष। ये आप लोग लिख लीजिए, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। सर लिख लिया आप वक्रोक्ति लोगों ने? नहीं, वक्रोक्ति होता है ना। वक्रोक्ति होता है, कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ी टाइपिंग में दिक्कत आती है, हम उस पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे और आपको बताते चलेंगे। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ें। लिख लिया आप लोगों ने? सर ठीक है। चौथा क्या तो बोले? शेष अलंकार। श्लेष अलंकार 4 मैंने बताया। ठीक है, आगे बढ़ें। जी सर। वक्रोक्ति है, ये आधा स्व होता है इसमें। ठीक है, VAKROKTI, वक्रोक्ति, हाँ कुछ ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब सबसे पहला हम लेते हैं अनुप्रास अलंकार। मैंने आपको बताया अनुप्रास का मतलब होता है दोहराया जाना। ठीक है, दोहराया जाना जो है, इसमें क्या होता है कि वर्णों की आवृत्ति। वर्ण मतलब क्या? वर्ण और शब्द आप समझते हैं? जी सर। वर्ण और शब्द दो चीज है। वर्ण का मतलब होता है क ख ग घ र, और शब्द मतलब राम श्याम जदु मधु, ये आता है। तो इसमें कहा गया है कि वर्णों की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो। वर्णों की एकदम आसान है, आवृत्ति 1 से अधिक बार हो। लिख लीजिए, एकदम आसान है। ठीक है, लिख लिया आपने? अनुप्रास में जी जी, अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है। लिख लिया आपने? आगे बढ़े। उदाहरण के लिए जैसे मैं अगर देखूं, कारण कवन नाथ मुनि मारा, कारण कवन नाथ मुनि मारा, ये जो मैं वाक्य दे रहा हूं आपको, कारण कवन नाथ मुनि मारा, इसमें कौन सा वर्ण है जो 1 से अधिक बार दोहराया गया है? कवन? क है। बिल्कुल सही आपने, ये कारण मोही मारा। ठीक है, दोनों ले लेते हैं। कारण कौन? नाथ मोही मारा, इसमें मौत को भी दोहराया गया है। तो मैंने आपको क्या बताया कि वो बार बार आवृत्ति हो, 1 से अधिक बार होना है उसको, कम से कम 2 बार। स्पष्ट हो गया? जी सर। जी सर, जी सर। तो आप उसे अनुप्रास अलंकार जी मानेंगे। सर। ठीक है सर दोबारा से समझा दीजिए सर। क्लियर है? क्लियर है? मेरी सुन पाए मेरी बात? जी सर, जी सर। जी ठीक सर। है, तो इसमें वर्ण की आवृत्ति होती है, ध्यान रखें, मतलब अक्षरों की आवृत्ति होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो अनुप्रास अलंकार है, ये 3 तरह का होता है। 3 तरह का कौन कौन सा? छेकानुप्रास। एक एक करें, आगे भागेंगे दिक्कत होगा। मान लीजिए आपको पता हो, मुझे ना पता हो, तो मैं भ्रम में पड़ जाऊंगा। छेकानुप्रास, छेका मतलब क्या होगा बताइए मैडम? यमक के अंदर आएगा। शब्द के आरंभ में जो मैडम हम आता है छेका, मतलब। होल्ड ऑन मैडम, मैं अभी किस पे चर्चा कर रहा हूँ? नहीं, अपनी मुझे यमक पता है, बोला। आपको सब पता है। आपने यमक बोला, इसका मतलब आपका ध्यान यमक में फंसा हुआ है। अरे कंसंट्रेट करिए ना, मैं यमक में भी आऊंगा, यमक और नमक दोनों पे आऊंगा। अगर इस तरह से जंप करेंगे तो जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपके दिमाग में नहीं आएगा, फिर कल डाउट रहेगा। एक एक करके चलते हैं। छेकानुप्रास में क्या होता है कि इसमें क्या है, शब्द के आरंभ में जो वर्ण है उसकी आवृत्ति शब्द के आरंभ में या फिर अंत में आएगा, बीच में नहीं। लिख लीजिए इसको, लिख लिया आप लोगों ने? शब्द के आरंभ में या फिर शब्द के अंत में आएगा। क्लियर है? समझा देता हूं आप लोगों को। क्या आएगा शब्द के आरंभ और अंत में क्या आएगा सर? वर्ण की आवृत्ति। हम क्या पढ़ रहे हैं अजय जी? जी सर, छेकानुप्रास। अभी तो मैंने क्या बताया? अनुप्रास अलंकार मतलब वर्णों की आवृत्ति जहां होती है। तो मैंने बताया कि शब्दों के प्रारंभ में या अंत में। जैसे यहां देखिए, कारण कवन, इसमें प्रारंभ में है,
ठीक है। और इसके अंत में अगर करना होगा तो इसी को अगर हम आगे बढ़ेंगे, कारण कौन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव तुम्हारा। अब यहां देखिए शब्दों के अंत में कौन सा वर्ण रिपीट हुआ है, कौन सा वर्ण दोहराया शब्द में, तो ये र दोहराया गया है। हाँ र। समझ में आ गई बात ना, कि अंत में या फिर प्रारंभ में हो वह आपका आएगा छेकानुप्रास। आगे बढ़े, एकदम आसानी से, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, अक्सर यही वाक्य पूछा जाता है। ये कौन सा मैंने बताया, छेकानुप्रास, जिसको छेक देते हैं, मतलब आगे से या पीछे से। अब हम आगे चलते हैं, इसके बाद आता है वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास, वृत्त का मतलब आपको पता है, वृत्त किसे कहते हैं, सर्कल। वृत्त का मतलब होता है सर्कल। तो इसका वृत्त्यानुप्रास का कहते हैं कि वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार, 2 से अधिक बार। इसके पहले वाले में क्या था, 1 से अधिक बार, 3 बार भी आ सकता है, 4 बार, लेकिन यहाँ शर्त है 2 होना ही चाहिए। 2 से अधिक बार मतलब 2 बार है तो कौन से में जाएगा, छेकानुप्रास में सर, छेकानुप्रास। बिल्कुल सही, शब्द के अनुप्रास या छेकानुप्रास, अनुप्रास, हाँ, प्रारंभ या अंत में। देखिए थोड़ा सा अंतर है, छेकानुप्रास में क्या है, 2 बार आता है, लेकिन इसमें वृत्त्यानुप्रास में 2 से अधिक बार शब्दों के प्रारंभ या अंत में आएगा। लिख लीजिए आप लोग, ये शॉर्टकट रूल लिख लीजिए। छेकानुप्रास में 2 बार। सर एक बार रिपीट, सर एक बार रिपीट प्लीज। एक आदमी एक बार बोले, मैंने बताया वृत्त्यानुप्रास में मैं बात कर रहा हूँ, बोलिए बोलिए, सुन रहा हूं मैं, हेलो। सर लिखेंगे नहीं, आप बोलिए वही सुनेंगे, फिर लिखने से प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो मैं जो बताने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ वृत्त्यानुप्रास, वृत्त मतलब सर्कुलर मोशन में, मतलब इसमें कीवर्ड दिया 2 से अधिक बार, लेकिन इसके पहले में मैंने क्या बताया था, मैंने छेकानुप्रास में आपको बताया था कि आरंभ के अंत में क्या 1 से अधिक बार हो। यहाँ देखिए, यहाँ 1 से अधिक बार मतलब 2 बार हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें 2 से अधिक बार लिख रहा है, मतलब 3 बार भी होगा। तो इसमें आरंभ और अंत दोनों रहेगा सर, आप इसमें भी आरंभ हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट है सर, ठीक है। हाँ बोलिए सर हाँ बोलिए, कंटिन्यू रहेगा या फिर गैप में भी रहेगा, किसी भी तरह हो सकता है, दिखाता हूँ अब आपको, दे रहा हूँ, आप लोग छोड़ेंगे तब ना। देखिए इसका उदाहरण मैं दे रहा हूँ, कूलन में, केलिन में, कूलन, कूलन में, कूलर मत समझिएगा, कूलन में, केली में, केली में ल में छोटी की मात्रा होगी, ये कूलन में, केली में, ठीक है, कूलन में, केली में। उसके बाद आएगा कछारन में, कछारन में, कछारन बोलते हैं जहां बारिश, जहां बाढ़ आती है, कछारन में और कुंजन में। कितनी बार आया है बताइए, और भी आगे, ज्यादा आगे हम नहीं बढ़ेंगे, बताइए क्या है, कूलन का कितने बार आ गया, 1 2 3 4 बार, प्रारंभ में हो सकता है या अंत में हो सकता है, ठीक है। और बताते हैं, ये प्रारंभ वाला मैंने बताया। अब कूलन में न आया है, हाँ या ना, जी सर। न कितनी बार आया जरा देखें, 3 बार। सर अंत में भी आया, अंत में भी आया। तो नियम क्या कहता है कि आरंभ में भी हो सकता है, अंत में भी हो सकता है, दोनों में भी हो सकता है, और या कौन सा होगा, 2 से अधिक बार होगा। क्या लिखा है, काजल बोलिए फिर से। सर ये मैं लिखा है ना, तो ये माँ 4 बार हो गया, तो ये भी आएगा, में भी आ जाएगा, वर्ण है ना, तो 4 बार आ जाएगा। मैंने कहा ना 2 से अधिक बार आए तो वृत्त्यानुप्रास है। आगे बढ़े, इसके बाद लटानुप्रास है, चौनुप्रास ही बता रहे हैं हम आपको सब।
ये च्यवनप्राश का, लता नहीं लटा है, तो में आ की मात्रा। लटानुप्रास, लटानुप्रास क्या है? अब इसमें पद की पुनरावृत्ति होती है। पद की पुनरावृत्ति मतलब जो पद है उसे दोहराया जाता है। कितनी बार? बोलिए। 2 बार। पूरे पद की पुनरावृत्ति होती है और उसमें होता है, तो हो सकता है कि थोड़े सा परिवर्तन हो। लिख लीजिए, थोड़ा सा परिवर्तन हो और आशय बदल सकते, कई बार आशय बदल जाता है। 3 कीवर्ड आपको दिया, थोड़ा सा परिवर्तन हो, आशय बदल जाता है। अब इसके पहले तक क्या हो रहा था कि शब्द नहीं, अक्षर वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही थी। देखिए सब में वर्ण की, ग्रीन कलर से देख रहे हैं आप, लेकिन इसमें क्या होता है? पद की पुनरावृत्ति होती है। पद मतलब क्या होता है? शब्द या फिर वाक्य या वाक्य का अंश। शब्द ही तो है सर, स्वतंत्र शब्द पद कहलाते हैं। नहीं, वाक्य का अंश होता है, वाक्य के अंश को पद कहते हैं। जैसे मान लीजिए, अक्सर लोग कहा करते हैं पूत कपूत तो गाधन संचय, सुना है आप लोगों ने नाम? यस सर। जी सर। पूत कपूत तो साधन संचय, धन संचय। ठीक है। पूत कपूत तो, पूत सपूत तो साधन संचय। बताइए इसमें किसको दोहराया गया है? को सर। पूत को सर। ना तो नहीं, देखिए यहाँ पूत को? वर्ण नहीं है, पद है। पूत कपूत, इसे हम मान लेंगे, क्या मानेंगे? पूत को पद मान लेंगे। पूत पद है दादा, पूत का हम बोले पद, पद का मतलब होता है कि लाइन आधी से अधिक हो जाएगी। अब जैसे इसमें देखिए, पूत कपूत तो कारण संचय, संचय होता है क्या सर? ये का के स्थान पे क्यों होगा सर? क्या होगा? कौन के स्थान पे? पूत सपूत तो क्यों धन संचय होता है? नहीं, साधन संचय। आप मूल जो पाठ है, अब लोगों ने अपने क्यों का जरूरत नहीं है, का मतलब ये क्यों दिखा रहा है। अब देखिए जरा ध्यान से देखिए, पूत कपूत तो काधन संचय, पूरा का पूरा पद दूसरे वाक्य में भी वही आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए जरा ध्यान से, खाली एक शब्द इसमें बदला है। कौन सा शब्द बदला है? देखिए हरे रंग में दिखा रहा हूं, कपूत का सपूत हो गया है। सपूत। हाँ, तो खाली क और स में परिवर्तन हुआ है बस। तो नियम मैंने क्या बताया? नियम आपको बताया कि इसमें पद की पुनरावृत्ति होती है, पहला कीवर्ड बताया। दूसरा मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, कभी कभी थोड़ा सा परिवर्तन। क्या परिवर्तन हमने किया इसमें? एक जगह सपूत था तो दूसरी जगह कपूत कर दिया, और आशय बदल जाता है। आशय बदल जाता है। कैसे आशय बदला? कपूत मतलब क्या होता है? खराब बेटा, और सपूत मतलब अच्छा बेटा। यहां तक स्पष्ट हुआ? कपूर जी सर। है ना? ठीक है, हाँ आगे सर। बढ़े। ठीक है, ये 3 अलंकार आपका आज क्लियर हो गया, और 3 में से अनुप्रास अलंकार का मूल कष्ट दूर हो गया। हाँ या ना? जिसका ना दूर हुआ वो पूछ ले, जी फिर सर। 5 जी मिनट सर। समय देता हूँ, फिर मैं अगले पे चलता हूँ। जी सर सही। ठीक है, अब किसी मैडम ने कहा था नाम मैंने नहीं देख पाया, अब मैं उनके लिए चलता हूँ यमक अलंकार। यम का मतलब जानते हैं क्या होता है? यमराज। 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 वेरी गुड। यम का मतलब कई बार, हाँ, यम और नियम योग में आता है। यम, यम नियम जहाँ आता है वहां अंधकार नहीं होता है। चलिए, योग के अष्टांग योग में आता है, छोड़िए उस पर बाद में चर्चा करेंगे। यमक अलंकार पे आते हैं। आपने देखा कि पुनरावृत्ति की हमने हर बार बात किया, दोहराया जाना। किसी को हम गाली देते हैं ना, तो एक गाली 5 बार देते हैं, या फिर एक्शन रिप्ले होता है, एक घुसा मारा तो कई घुसा मारते हैं, वो एक्शन रिप्ले जैसा यमक होता है। कैसे होता है? इसमें देखिए एक ही शब्द, अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक सबसे पहले हमने पढ़ा वर्ण की पुनरावृत्ति मतलब अक्षर की, उसके बाद हमने पढ़ा पद की। अब यहां आ जाता है एक ही शब्द की पुनरावृत्ति।
मतलब एक ही शब्द दोहराया जाएगा। कैसे दोहराया जाएगा, उसका अर्थ लेकिन हर बार भिन्न होगा। ये लिख लीजिए, इससे याद रहेगा। सर कनक कनक से गुनी, ये वाला सर। अरे हाँ जी, और बताऊंगा मैं, कई बताऊंगा, एक ही नहीं। पहले कीवर्ड लिख लीजिए। सबसे पहला कीवर्ड मैंने बताया कि एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होगी, ठीक है। दूसरा कीवर्ड, रविंद्र जी मैं बाद में बात करूंगा, अभी हैंड्स अप किए, मैं कॉल बाद में समय दूंगा सबको बात करने का। एक ही शब्द की पुनरावृत्ति, ये तो समझिए शब्द दोहराया जाता है, लेकिन उस शब्द का अर्थ बार बार बदल जाता है। उदाहरण के लिए आपने बताया कनक कनक के 100 गुनी, खूब चलता है और यही पूछा जाता है। कनक कनक के 100 गुनी, इसी पे ले लेते हैं। ये गुणी 9 है यहाँ। हाँ बताइए, इसमें पहला कनक क्या है? सोना। पहला कनक, पहला कनक सोना है। आप वाइस वर्षा जो भी ले लें, पहला धतूरा या पहला सोना जो भी ले लें, मतलब इसमें एक कनक सोना है और दूसरा कनक क्या है? धतूरा है, ठीक है। मतलब एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे का चाचा है मान लीजिए, एक दूसरे का क्या बोलते हैं उसको, वो एक दूसरे से बढ़कर है। मादकता अधिकाय, मतलब एक दूसरे से नशा दोनों में है। एक पा जाए तो आदमी पागल हो जाता है। आपको अगर 50 किलो सोना मिल जाए तो मुझे नहीं लगता दिमाग सही रहेगा। ईडी सीबीआई सब आपके पीछे पड़ जाएगी, दिमाग ऐसे ही खराब हो जाएगा, ठीक है। तो एक पा के आदमी पागल हो जाएगा और दूसरा खा के पागल हो जाएगा। धतूरा कोई खा ले तो दिमाग खराब हो जाता है। एक और उदाहरण मैं अगर इसका दूं तो ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। देख लीजिए, घोर मंदिर के अंदर, बहुत ऐसे उदाहरण है। मंदिर के अंदर रहन वाली, ये जो ऊंचे घोर मंदिर जो शब्द है ना, ऊंचे का मतलब होता है बड़ी ऊंची, घोर ऊंचे घोर मतलब बड़े ऊंचे ऊंचे, मंदिर मतलब महल। लेकिन जब वो जंगल में चली गई तो उसी के लिए ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, मतलब घने जंगलों में रहने लगी है। दोनों जगह उसका अर्थ बदल जाता है। ऐसे बहुत उदाहरण मिलेंगे। स्पष्ट है? आगे बढ़े, हाँ या ना? जी सर। दूसरा वाला ऊंचे घोर मंदिर, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, रहनवारी, रहनवारी मतलब रहने वाली। फिर वही आएगा, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। रहाती है वो उस हिसाब से मंदिर के अंदर रहाती मतलब रहती है। चलिए रहाती इसमें मूल में रहाती है, मतलब जो ऊंचे महलों में रहती थी वो आज घने जंगलों में रहती। तो ये जो ऊंचे घोर मंदिर है, इसका अर्थ यहाँ बदल जाता है। क्लियर है? आगे बढ़े। ये यमक अलंकार में होता है। मंदिर का अर्थ रहा है, मंदिर मंदिर का, मतलब मंदिर में एक जगह मंदिर का अर्थ है महल और दूसरी जगह मंदिर का अर्थ है जंगल। क्लियर है? तो जो घने ऊंचे घोर तो एक ही मान लीजिए, बड़े बड़े महलों में रहती थी, वो बड़े बड़े जंगलों में रहती है। शब्द बदल गए यहाँ ना, मंदिर और मंदिर दोनों से अर्थ अलग आ गए। क्लियर है? आगे बढ़े, अगला अलंकार लें। यस सर। अगला अलंकार है श्लेष अलंकार। सर इसके प्रकार नहीं है? इसके प्रकार में मत भटकिए, तो प्रकार में भी मत भटकिए, अभी चीज सीख लेते हैं, ठीक है। परीक्षा में प्रकार अमूमन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। बढ़े आगे या यहाँ विराम दें, क्या कहते हैं? ठीक है। श्लेष अलंकार, श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। श्लेष जो शब्द है इसका मतलब होता है चिपका हुआ। चिपका हुआ कैसे चिपकता है? जैसे शब्द एक ही होगा, ठीक है, लेकिन उसके कई अर्थ निकलेंगे। जैसे मान लीजिए आपको एक शब्द पानी देता हूं, पानी शब्द अकेला शब्द है लेकिन अलग अलग संदर्भ में इसका अलग अलग अर्थ होगा। पानी का 3 अर्थ बताइए मुझे। इज्जत, धर्म के तौर पे पानी,
हाँ, और रहीमन जल पानी राखिए बिन पानी चेहरे सब की सून। ये तो आप लोगों सुंदरता ने को सुना भी होगा। बोलते हैं पानी। बिन पानी पानी से के अर्थ में पानी। पानी गए न उबरे मोती मानुष। मोती मानो सुन। अब देखिए हम यही शुरू करते हैं। रहीमन पानी राखिए। हे रहीम, आप अपने साथ लोटा पानी का रखिए, कब प्यास लग जाए पता नहीं। यही इसका अर्थ होता है ना? क्या होता है इसका अर्थ? हे रहीम पानी इज्जत रखिए, रखिए, इज्जत मतलब रखिए। हाँ, बिन पानी सब सून। यहाँ तक तो पानी हमारे समझ में आया कि पानी लेके चलिए लोटा में, गांव में जब जा रहे हैं तो। लेकिन आगे उन्होंने कहा है कि पानी गए न उबरे मोती मानुष और चून। अब देखिए, चून नहीं, चून है। मतलब पानी नहीं मिलने से मोती नहीं बनेगा। आप लोगों ने मोती देखा होगा, कोई मरीना बीच वगैरह गए होंगे तो लोग मोती बेचते हैं, बोलते हैं कि सीप से निकालते हैं। ठीक है, कौन सा पानी इसमें पड़ता है मुझे बताइए, तब वो मोती बनेगा? हर पानी बन के बनता है स्वाति क्या? नक्षत्र। देखिए स्वाति नक्षत्र का। ठीक है, स्वाति नक्षत्र का पानी पड़े तो मोती, और नहीं पड़े तो कहीं और चला जा रहा है, वो कपूर भी बनता है। और उसी तरह से मानुष, मानुष का अगर पानी नहीं, बोलते हैं ना आंख का पानी मर गया तुम्हारा, मतलब लज्जा मर गई, तुम्हारा पानी मर गया, तुम बेलज निर्लज हो गए, तो मानुष भी उस पानी से प्रभावित है। और चूना में आप पानी ना डालिए। चूना देखा होगा ना, खैनी तो हम लोग खाते नहीं, आप लोग भी नहीं खाते हैं, लेकिन पान का दुकान तो आप लोगों ने देखा होगा, उसमें चूना में पानी नहीं डालेंगे तो चूना क्या होता है? सूख जाता है, किसी काम का नहीं रहता। इसका मतलब है पानी के यहाँ तीन रूप बने, भिन्न भिन्न अर्थ, और वो तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए। मतलब एक ही शब्द मारा, एक झटके में तीन तमाम। क्लियर है? एक और उदाहरण दूं या आप लोग देंगे? सर यमक और श्लेष में फिर अंतर क्या है? श्लेष में क्या होता है कि अर्थ चिपका रहता है। कैसे? जैसे पानी जो शब्द है, यमक में दोहराया जा रहा है, ध्यान दें, कनक कनक से 100 गुनी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एक ही शब्द है, उसके तीन तीर मार लिए। एक और उदाहरण तो समझ में आएगा। आप लोगों ने सुना होगा एक और, जो रहीम उत्तम प्रकृति, सुना आप लोगों ने? ठीक सर। का करी कुरत, का करी हाँ, करी सकत कुसंग। कुसंग। चंदन विष व्यापत हाँ, नहीं ढूंढते रात भजन। हाँ, तो वहां कुसंग आया है। और यहाँ जैसे एक और देखिए, जे रहीम गति दीप की, इसकी दीप की, जे रहीम गति दीप की, कुल कुल कपूत गति सोए। जरा इसे हम समझा दें। कुल कपूत गति सोए, बताइए जरा यहाँ। ये रहीम गति दीप की गति क्या है? ये गति शब्द 2 बार आया है। ठीक है, मतलब क्या है कि दीप की क्या गति होती है? धीरे धीरे दीपक बुझ जाता है ना, और बुझता है तो तेल भी सोख लेता है। तो अगर कुल में कोई एक कपूत हो जाए ना, तो पूरे कुल का नाक काट देता है, और अंत में खुद बुझता है और कुल को भी बुझा देता है। ठीक है, आगे बताएं। इसी की लाइन है, बारे सर इसमें तो गति हाँ, वर्ड एक ही जैसा है ना? गति एक ही है, लेकिन एक जगह गति अच्छे के लिए है और एक जगह बुरे के लिए है। सर यमक जैसे में भी तो गति कनक कनक वर्ड एक ही है। एक साथ आया है ना, मैं इसको आगे समझा रहा हूँ, रुक जाइए। इसके आगे का जो अंश कहता है, वो कहता है बारे उजियारो करे। बारे ऐ की मात्रा है, उजियारो करे। ठीक है, मैं जरा टूटी फूटी लिख देता हूं। मतलब दीप को आप जलाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा बताइए? उजाला उजाला प्रकाश उजाला करेगा सर। और बढ़े अंधेरों होए, बढ़े अंधेरों होए, बढ़े अंधेरों होए ना, बड़े अंधेरों का अर्थ लीजिए। अब ये जो है, अब यहाँ देखिए कैसे अक्षर चिपका हुआ है। यहाँ तो मैंने आपको एक बता दिया। यहाँ आप अगर कह रहे हैं कि यमक है तो नहीं होगा। ठीक है, गति गति। यहाँ देखिए, बारे उजियारो करे, मतलब बढ़ता है, जलाते हैं तो उजाला होगा, और बढ़ गया तो अंधेरा होगा। ये पूरा का पूरा दोनों को दे रहा है।
कि अगर कुलदीपक अच्छा बेटा है, कुलदीपक बोलते हैं ना उसको, अच्छे बेटे को, कुलदीपक अगर ठीक ठाक है तो आपका नाम रोशन करेगा। और ज्यादा बढ़ गया तो क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ गया। दीपक कब बढ़ता है, जब अंत समय आता है, फड़फड़ाने लगता है और अंधेरा हो जाता है। तो वही कुलदीपक बहुत ज्यादा ब्लास्ट हो गए तो अंधेरा हो जाता है। मतलब यहाँ कपूत के बारे में चर्चा की गई है। स्पष्ट हुआ, हाँ या ना? हाँ जी नहीं, सर। ठीक है। ये सत्र में यही समापन की आज्ञा चाहूंगा आप लोगों से, क्योंकि मुझे लगता है कि शब्दालंकार में जो मैंने बताया, रात को सोने जाएंगे आप लोग, मन में एक बार दोहरा लीजिएगा, 100% कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है। और जी सर। चलते चलते सिर्फ 2 मिनट और रुकिएगा आप लोग। जो परीक्षा देने जाना है आप लोगों को, ये पढ़ाई लिखाई तो डरी की डरी रह जाती है। जब एग्जाम हॉल में हम स्क्रीन देखते हैं ना, तो हाय रब्बा करने लगते हैं और बहुत आया भी हम नहीं लिख पाते हैं। उसका एक छोटा सा हल मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। अगर आप राजी हो तो मैं बताऊं, नहीं तो फिर नमस्ते करूं सबको। जी सर, बताइए। जी लोग बता जी सकते सर। देखिए, 2 चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दे रहा हूं ताकि आप लोग मुझे बढ़िया से देख पाए। ठीक है, आंखों में आंखें डाल के बोलते हैं ना, फेस द चैलेंज, तो आप यहाँ चैलेंज फेस करके बात करिएगा। ठीक है, चलिए मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आप लोग जब भी परीक्षा हॉल में जाएंगे तो सबसे पहले एडमिट कार्ड के साथ साथ आइडेंटिटी प्रूफ ऐसा रखेंगे जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ फुल लिखा हुआ हो, ईयर ऑफ बर्थ ना लिखा हो खाली। क्लियर है? साथ में आप लोग आप अपना 2 आइडेंटिटी प्रूफ ले जाएंगे, एक फेल हुआ तो दूसरा चल जाएगा, एज ए प्लान बी या प्रिकॉशनरी मेजर। ठीक है, ध्यान रहेगा। ठीक है सर। दूसरा आपको करना है, एग्जाम हॉल में जब आप जाएंगे तो आपको एक से एक स्मार्ट दिखेंगे। जैसे मैं धोती कुर्ता पहन के अगर बैठा हूं और आपको सूटेड बूटेड दिखे तो मन में एक आता है, अरे वो मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा है, वो उसका हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। ये भावना नहीं आनी चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आपको लोग ऐसी मोटी मोटी किताबें पढ़ते हुए दिखेंगे, बहुत मोटी मोटी किताबें, आप उनकी तरफ ध्यान न दें। जो मोटी मोटी किताबें एग्जाम हॉल के बाहर पढ़ रहा है, इसका मतलब उसने पूरे साल तैयारी नहीं की है, ये मान के चलिएगा। उससे डरने की जरूरत नहीं है, आप उससे बेहतर प्रदर्शन करेंगे। ठीक है। और अगर आपका दिमाग फिर भी कह रहे वो पढ़ रहा है मैं नहीं पढ़ रहा हूं, आप वहां से हट जाइए, कहीं दूर चले जाइए जहां वो आदमी ना दिखे। अवॉइड करिए ऐसे लोगों को। ऐसे लोग आपको स्ट्रेस में डालने के लिए वहां सेंटर के बाहर पढ़ते हैं, नहीं तो पढ़ने की जरूरत नहीं है वहां। अगर आपने साल भर पढ़ाई की है तो ये ध्यान रहे कि इस तरह से लोग आपको स्ट्रेस देने का प्रयास करते हैं, अवॉइड देम। अब आप जब एग्जाम हॉल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो जिसको भी आप मानते हैं, अल्लाह, खुदा, गॉड, ये सब जिसको मानते हैं, आप उससे विश्वास करिए कि उससे कहिए कि भगवान मुझे कॉन्फिडेंस देना कि मैं ये जो एग्जाम दे रहा हूं मैं दे पाऊं। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है कि मैं अंदर गया तो वही माहौल दिखा, तो ठंड ऐसे ही एसी में, तो कई बार हाथ कांपते थे। तो फिर मैंने अपने आप को ऑटो सजेशन दिया कि नहीं, अरे क्या है, जो नहीं आएगा वो नहीं आएगा, जो आएगा वो मैं करके आऊंगा। और करके आता था, बैंड बजा के आता था, मतलब एग्जाम अच्छे से दे के आता था। आपके मन में भी ये रहना चाहिए कि मैं डरना नहीं है। अपने आप को ऑटो सजेशन दीजिए, आप गलत नहीं करेंगे, जो चीज नहीं जानते उसका जवाब नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। क्योंकि अगर आप ये गेस करते हैं कि क्या पता सही हो जाए, तो कभी सही नहीं होगा। और 3 गलत होगा तो 4 गलत होगा तो 5 नंबर कट जाएगा। और अगर आप 2 छोड़ भी देंगे, 4 छोड़ देते हैं तो आपका फिर भी 1 नंबर बचा रहेगा। और बहुत ऐसे लोग हैं जो गेसिंग गेम के कारण बार बार रिपीट कर रहे हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग इस बात का। ठीक है सर। तो ये 2, हाँ बोलिए सर, जो अभी जैसे तैयारी शुरू की है उसके लिए कोई सुझाव दे दीजिए। वही मैं देने जा रहा हूँ। पहला सुझाव, लोगों के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। आपको सूटेड बूटेड दिखे, भले ही मेरा शर्ट फटा है लेकिन मैं उससे ज्यादा पढ़ के गया हूँ, मन में ये भाव रहना चाहिए। द्वेष नहीं आना चाहिए, लेकिन रहना चाहिए कि मैंने जो पढ़ा है दैट इज सफिशिएंट। मैंने कभी पढ़ाई नहीं किया है जीएसटी एग्जाम के लिए, जितनी बार क्वालिफाई किया हूँ या किसी एग्जाम के लिए कभी पढ़ाई नहीं किया है।
खाली कई बार एक आध बार बुक्स देख लिया, ठीक है। तो वो कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। कंप्यूटर स्क्रीन पे जब आप बैठे तो आप हो और सवाल हो, इधर उधर बात नहीं आनी चाहिए, ये नहीं आनी चाहिए इसके बाद क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट। आप मान लीजिए प्रश्न संख्या 1 पर आ रहे हैं, नहीं आ रहा है, स्किप दैट, दूसरे प्रश्न पर आइए, उसको करिए। नहीं आया, तीसरे पर जाइए और फटाफट करते जाइए जितना आता है। मान लीजिए 100 प्रश्न है तो 100 में से आपको 20 ही आया, कोई बात नहीं, डरिए मत, 20 कर लीजिए। 20 कॉन्फिडेंट है ना, 20 नंबर आएगा। फिर आप दोबारा वापस जाइए, फिर 1 से शुरू करिए, और जो आप देख चुके हैं उसको मत देखिए, नहीं तो आपके मन में डाउट आएगा। फिर कोशिश करिए, फिर कुछ याद आ जाएगा, और इस तरह आप देखेंगे 2-3 बार रिवाइज करेंगे आप, तो आपका समय भी बचेगा और आप 80 और 90 तक आ जाएंगे। बस ये 3 सूत्र अगर याद रहे तो आप 100% सफल होंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। याद रहेगा तीनों सूत्र? जी सर। तो ये जो यह वाला अंश है, ये मैं आपको वीडियो में भी डाल दूंगा, आप चाहें तो हमारे वीडियो में भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सूत्र भूलना नहीं है और किसी के प्रभाव में नहीं आना। एग्जाम हॉल से निकलने के बाद वहां जाइए, चाय पीजिए, मजे कीजिए, मूवी देखिए, बट 2 दिन तक डिस्कस नहीं करेंगे किसी से कि मैंने क्या गलत किया है। जो करके आ गए। वो सलमान खान की एक फिल्म थी जिसमें मुक्का मारता है और रिंग से बाहर आ जाता है, मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ। तो लोग बोलते हैं अरे भाग रहे, बोला नहीं ये सुल्तान, हाँ, तो बोलता है ये सुल्तान का स्टाइल है, वो ओपोनेंट उठेगा नहीं। ये भावना लेके आपको एग्जाम देना है। क्लियर है? बस ये 3 मंत्र याद रखेंगे तो आप सफल जरूर होंगे। बाकी जिनको कोई संशय, कल मुझे फोन कर लेंगे, कल बात कर लेंगे, ठीक है। रविंद्र जी आप हैंड्स अप किए, कोई खास बात? मिस्टर रविंद्र, चलिए, रविंद्र जी लगता है मैदान छोड़ चुके हैं। किसी और